यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 में आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड होता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में व्यापार करता है, या यूं कहे एक कंट्री का प्रोड्यूसर दूसरी कंट्री में जाके अपने गुड्स को सेल आउट करता है, या वहाँ से कोई भी गुड्स और सर्विसेज या टेक्नोलॉजी या रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है। Foreign trade means import and exports of goods and services among the different countries। जब डिफरेंट कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, यही क्या कहलाता है? फॉरेन ट्रेड कहलाता है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट मार्केट होती है। जब वे इंटीग्रेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और मिलजुल कर व्यापार करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके अपना व्यापार करता है, दूसरा कंट्री तीसरे कंट्री में जाके अपना व्यापार करता है, एक कंट्री का प्रोड्यूसर अपने गुड्स को अनदर कंट्रीज़ में जाके सेल आउट करता है। दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। फॉरेन ट्रेड से क्या होता है? फॉरेन ट्रेड से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। किस चीज़ की? गुड्स को बेचने की दूसरे कंट्रीज़ में जाकर और वहाँ के प्रोड्यूसर को कंपटीशन देने की। सेकंड है, इट एनेबल्स अ बायर टू टेक एडवांटेज ऑफ वैरायटी ऑफ चॉइस बाय इंपोर्टिंग द गुड्स। फॉरेन ट्रेड से ही हमें एक फ़ायदा मिलता है, किसको? बायर को, कि हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स को चॉइस कर सकते हैं। कैसे? इंपोर्ट करके। आप जानते हो बहुत सारे देश है, डिफरेंट देश डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स बनाते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, हम किसी भी देश के गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये है जो एडवांटेज हमें मिला है, किसकी वजह से मिला? फॉरेन ट्रेड की वजह से मिला। नेक्स्ट है, ईच प्रोड्यूसर कैन कॉम्पीट क्लोजली विद द कॉम्पिटिटर इवन दे आर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पे। प्रत्येक प्रोड्यूसर कंपटीशन दे सकता है दूसरे देश के प्रोड्यूसर को। इंडियन प्रोड्यूसर कंपटीशन दे सकता है अमेरिकन प्रोड्यूसर को जो अमेरिका में बैठा है। अमेरिकन प्रोड्यूसर जो अमेरिका में जिसकी फैक्ट्री है, वो कंपटीशन दे सकता है इंडियन प्रोड्यूसर को। कैसे? वो वहाँ से अपने गुड्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है और इंडियन मार्केट में उसको सेल आउट कर सकता है, जिससे इंडियन प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? कंपटीशन मिलेगा। भले ही दोनों ही प्रोड्यूसर या देशों के बीच की डिस्टेंस लंबी क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइनीज़ जो हमारे खिलौने आते हैं, चाइनीज़ जो खिलौने आते हैं इंडियन मार्केट में, वो लोग क्या है? हैवी है। किसके ऊपर? इंडियन टॉयज़ मैन्युफैक्चरर के ऊपर। यूँ कहे जो इंडियन कंपनीज़ है जो खिलौने बनाती है, और जो चाइनीज़ कंपनी है जो खिलौने बनाकर इंडिया में भेज रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, सेल आउट कर रही है, वो जो चाइनीज़ कंपनी है वो ज़्यादा कंपटीशन दे रही है इंडियन कंपनीज़ को। वो ज़्यादा आगे निकल चुकी है इंडियन मार्केट में। किससे? इंडियन कंपनी से। जो चाइनीज़ खिलौने हैं वो सस्ते भी है और बढ़िया भी है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में जो मेजर जो सेलिंग है, जो मेजर सेल है, वो किसकी है? वो चाइनीज़ टॉयज़ की है, ना कि इंडियन टॉयज़ की। क्यों? क्योंकि जो चाइनीज़ टॉयज़ है वो सस्ते है और बेहतर है, इसलिए जो हमारी इंडियन टॉयज़ की मार्केट है उनकी जो सेल है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। नेक्स्ट है, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ करते हैं? फर्स्ट है, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के बेहतर होने से ग्लोबलाइजेशन में वृद्धि हुई है। रेलवे ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयरवे ट्रांसपोर्ट, रोडवेज़, ये सब जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम है इनमें सुधार हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना इजी हो चुका है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कंटेनर। जो कंटेनर होते हैं सामान ढोने के लिए यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे कभी कभी ट्रेन में बड़े बड़े कंटेनर लोडेड होते हैं। उन कंटेनर्स में बाहर से इंपोर्ट किया गया माल होता है, या यूँ कहे एक्सपोर्ट करने के लिए माल उसमें भरा होता है। तो जो कंटेनर्स है वो लोग वे चीज़ें यूज़ की जाती है, कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को अमंग द डिफरेंट कंट्रीज़। कंटेनर्स से भी हमारी ग्लोबलाइजेशन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है,
क्योंकि कंटेनर्स का ये फ़ायदा है, वो ज़्यादा सामान कैरी कर पाता है और जल्दी सामान को भेजता है और फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता है, और उसकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो भी कम है। कंटेनर हमारे बेसिकली अगर हमारे नियर बाई कंट्रीज़ है तो ट्रेन से क्या करे जाते हैं, भेजे जाते हैं, या शिप जहाज़ से, जो हमारे समुद्री जहाज़ है उनसे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं सामान को थ्रू कंटेनर। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो आईटी है, जो कम्युनिकेशन विभाग है, उसमें भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। एक कंट्रीज़ दूसरे कंट्री से ईज़िली कम्युनिकेट कर सकता है। एक देश का मैन्युफैक्चर दूसरे देश के मैन्युफैक्चर या दूसरे देश के बिजनेसमैन से ईज़िली कम्युनिकेट कर सकता है, होने से क्या हो रखा है, जिसके होने से बिज़नेस करना आसान हो चुका है। इससे ने भी किस में हेल्प की है, इसने भी ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करी है। एक देश का कंट्री दूसरे देश के कंट्रीज़ में ईज़िली पेमेंट कर सकता है, वहाँ से डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज सकता है, ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो चुका है, किसके द्वारा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन होता है रिमूविंग ट्रेड बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जब व्यापार जो होता है उस पर से जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो बैरियर्स है, वो रिमूव कर दिए जाते हैं, इसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी, ट्रेड को आसान बनाना, आज़ाद कर देना, फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस कर देना, दैट इज़ लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया गया, जो नियम कानून है उनको हटाकर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बढ़ावा दिया गया लिबरलाइज करके, उस पर से जो कानून है, जो बैरियर्स है, जो रेस्ट्रिक्शंस है, उनको रिमूव करके। तो लिबरलाइजेशन होने से क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में वृद्धि हुई। लिबरलाइजेशन मैं आपको बता चुका हूँ, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूविंग ट्रेड बैरियर एंड रेस्ट्रिक्शंस। व्यापार पर से जो रेस्ट्रिक्शंस है, बैरियर्स है, उनको रिमूव करना लिबरलाइजेशन कहलाता है। ट्रेड बैरियर्स आर द रेस्ट्रिक्शंस लेड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड। ट्रेड बैरियर क्या होती है, ट्रेड बैरियर्स वे रेस्ट्रिक्शंस होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है फॉरेन ट्रेड करने पर। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस प्रकार का सामान और कितनी क्वांटिटी में फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है। ट्रेड बैरियर्स आर नेसेसरी आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन्स। ट्रेड बैरियर जो लगाया गया था वो लगाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद में, भारत के आज़ाद होने के बाद में। इंडियन जो मार्केट है, इंडियन जो प्रोड्यूसर है, उन्हें फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए। बट आफ्टर 1991 गवर्नमेंट नई एलपीजी पॉलिसीज़ लेकर आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई, जिसको हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 1991 के नाम से जानते हैं, और ये एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी से क्या हुआ, वे सारे जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड पर वो हटा दिए गए, वो जो बैरियर्स थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर वे हटा दिए गए, जिसके चलते जो फॉरेन ट्रेड है वो आसान हो गया, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी इजी हो गया, और हमारा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ बढ़ गया। कोई भी देश किसी भी देश में जाके बिजनेस कर सकता है, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सकता है, वहाँ से इंपोर्ट कर सकता है, इजीली एक्सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जिसका निर्माण किया गया है कंट्रोल करने के लिए फॉरेन ट्रेड को। WTO rules have forced the developing country to remove trade barrier, thus the developing countries have no choice other than the accepting liberalization policy। WTO जो होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रेशर डालती है डेवलपिंग कंट्रीज़ पर कि आप ट्रेड बैरियर्स को हटाइए, और जो अदर फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनसे अपने यहाँ क्या कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, उन्हें यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए क्या करिए, रेस्ट्रिक्शंस को हटाइए, फ्री कर दीजिए। WTO का जो एम होता है वो होता है
इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, क्या करना, आज़ाद करना, फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस करना। जो WTO है वो क्या करती है, वो इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए क्या बनाती है, रूल्स बनाती है और उन्हें क्या करती है, फॉलो कराती है, ओबे कराती है। करंटली WTO के 161 कंट्रीज़ के मेंबर्स है। इंडिया ने WTO को ज्वाइन किया था 1 जनवरी 1995 में। सभी देशों को WTO के रूल्स को मानना अनिवार्य है। WTO स्पेशली फोकस करती है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, सो दैट वे भी डेवलपिंग से डेवलप्ड में आ सके। और इसी के चलते वो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाती है वो इस हिसाब से बनाती है कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है वो सब बराबर इक्वली सेटअप हो सके। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का भारत में क्या प्रभाव पड़ा फॉर कंज्यूमर के लिए। ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, बेसिक सी चीज़ है। ग्लोबलाइजेशन होने से भारत में जो वैरायटी ऑफ गुड्स है वो बढ़ी। अलग अलग देशों के गुड्स, अलग अलग कंट्रीज़ के प्रोड्यूसर्स ने अपने जो प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में आकर बेचना स्टार्ट कर दिए, जिसके चलते हमारे इंडियन कंज्यूमर के पास में वैरायटी ऑफ गुड्स क्या हुई, बढ़ी, प्लस में हुई। मींस इंडियन कंज्यूमर के पास में आज चॉइस बहुत ज़्यादा है और उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिला और रीज़नेबल दाम पर मिला, लोअर प्राइस पर मिला। अंडरस्टूड। इससे जो इंडियन मार्केट है, इंडियन कंज्यूमर है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उनका भी डेवलपमेंट हुआ, उनके लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आया। नेक्स्ट है फॉर MNCs विद ग्लोबलाइजेशन। MNCs पर क्या प्रभाव पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का जो MNCs पर प्रभाव पड़ा वो पड़ा विद ग्लोबलाइजेशन MNCs हैव proposed a lot. They have increased their investment in India, indicating that they are benefiting from the investment. जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ कौन सी होती है, जो अपना कारोबार एक से अधिक देशों में करती है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा दिया, सो दैट वो इंडिया से प्रॉफिट अर्न कर सके। और MNC कंपनीज़ ने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जिस भी फील्ड में, सेल फ़ोन में, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, सॉफ्ट ड्रिंक फास्ट फूड सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर्स में, इन सभी सेक्टर्स में जहाँ पे उन्हें अच्छी प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, उनको पहचाना और उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। MNC कंपनी ने क्या किया, MNC कंपनी ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या कर सकती है, एक देश से दूसरे देश में अपना बिजनेस शिफ्ट कर सकती है, या यूँ कहे एक देश से दूसरे देश में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है। क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन होने से कोई भी देश किसी भी देश में जाकर अपना व्यापार इजीली सेटअप कर सकता है, जहाँ पर उन्हें सस्ती और वेल क्वालिफाइड क्या मिलेगी, लेबर मिलेगी। वो लोग वहीं पे जाके अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। प्रोड्यूसर विल हैव टू चॉइस आउटसोर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज विद देयर इज ए चीप लेबर एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। आउटसोर्स का मतलब होता है BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी कंपनी किसी थर्ड कंपनी से अपना कार्य करवाती है। जैसे आप लोग कॉल सेंटर पे फ़ोन करते हो, आपको कोई समस्या है, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करते हो, तो ये जो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करते हो, ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं, ये आउटसोर्स कंपनी होती है। मींस कोई भी कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट है, ठीक है, अमेज़न है, तो अमेज़न और वॉलमार्ट ये थर्ड जो पार्टी होती है, थर्ड जो कंपनी होती है, उनको हायर करती है किसके लिए, अपना काम कराने के लिए, और उन्हें इस काम के लिए वो पे करती है, आउटसोर्स करती है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कंपनी के द्वारा आउटसोर्स किया जाता है सस्ती लेबर को, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या पड़े, कम पड़े। वर्कर्स का क्या फ़ायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन होने से,
With growing market competition among industries, employer prefer to hire the worker as per need. They can fire the worker at any time. There is no job security for the worker. देखिए, वर्कर्स का फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। पहला फ़ायदा तो वर्कर्स के लिए ये हुआ कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ी ग्लोबलाइजेशन होने से। साथ ही साथ कुछ नुकसान भी हुआ। पहला, नो जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो कंपनी है उनके अंदर कंपटीशन बढ़ चुका है मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, जिसके चलते जॉब सिक्योरिटी उन लोगों ने ख़त्म कर दी। उन्हें पता है उनके पास में बहुत सारी चॉइस है, इंडिया के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसको रखते हैं? वर्कर्स को रखते हैं। जब उन्हें ज़रूरत उनकी महसूस नहीं होती तब उन्हें वो फायर कर देते हैं, वर्क से निकाल देते हैं कार्य से। वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स। जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है और उस कंपटीशन को फेस करने के लिए, उस कंपटीशन में अपने आप को आगे निकालने के लिए जो कंपनीज़ है वो अपने वर्कर से लंबे समय तक कार्य कराती है। लो वेजेस, वेजेस भी बहुत लो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। कंपटीशन बढ़ने से हर कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना चाहती है और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए उसे अपने अंदरूनी खर्च भी कम करने पड़ेंगे। अपनी सैलरी का जो खर्च है वो भी कम करना पड़ेगा, वेजेस का खर्च भी कम करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का खर्च भी कम करना पड़ेगा, बिजली का, ट्रांसपोर्ट का, हर खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। इसी खर्च में कटौती करने के लिए वो लोग अपनी जो वर्कर्स की वेजेस है उनको क्या करते हैं? कम कर देते हैं, जिससे उन इंडियन वर्कर्स को लो वेजेस मिलती है। तो ये एक डायरेक्ट क्या है? लॉस है, एक डिसएडवांटेज है किसको? इंडियन वर्कर्स को। किसका? ग्लोबलाइजेशन का। सो स्टूडेंट्स, बाकी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।